नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और सियासत की सतह पर जो दिखाई देता है कहानी अक्सर कहीं उससे आगे होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी है तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिखते हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझने की और आप सबको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। आज बात होगी कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की और उसके साथ ही साथ बात करेंगे बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान की। क्या टीएमसी में सचमुच खेला हो गया है या फिर यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की राजनीति है? बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ सीट नहीं बल्कि जीत की बहस तारी है। क्या इंडी गठबंधन के भीतर ही शुरू हो गई है 2027 की खींचतान और क्या सीट शेयरिंग बनने से पहले ही बिगड़ रही है? इस पर बात करेंगे। और पंजाब में चुनाव से पहले महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपए की सहायता राशि की भी बात होगी। क्या यह पुराना वादा पूरा करने की कोशिश है या फिर चुनावी मौसम में एक नया संदेश है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेस्तरां में लगी भीषण आग, 21 लोगों के मौत की खबर। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया गहरा दुख। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। टीएमसी में फूट की आशंका, 58 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ विधानसभा पहुंचे बागी टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार का भ्रष्टाचार और अराजक गतिविधियों पर प्रहार जारी। तृणमूल कांग्रेस नेता जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में कारतूस बरामद। टीएमसी के कब्जे वाले सुरेंद्र नाथ कॉलेज से मिले दीमक लगे 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल। कर्नाटक को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। बेंगलुरु में शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। और पंजाब में 4 साल बाद खुला वादों का खजाना। चुनाव से पहले महिलाओं को 1,000 रुपए के तोहफे की घोषणा। विपक्ष ने इसे बताया चुनावी अभियान तो जनता बोली हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो इससे पहले कि हम कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की बात करें, हम आपको ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में भी बताएंगे जहां पर बहुत कुछ बहुत तेजी से घट रहा है। दरअसल वहां बगावत बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ममता की पार्टी में बगावत। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब परिवार के अहंकार के कारण अपने ही लोगों ने बगावत की है और नई पार्टी बनाई है। समाजवादी पार्टी में भी नेताओं ने अपने पिता से बगावत करके पार्टी को अपने हाथ में ले लिया था, आपको याद होगा। ठीक वैसा ही खेला ममता बनर्जी के साथ अब पश्चिम बंगाल में हो गया है। भतीजे अभिषेक बनर्जी के मुंह में आखिरकार ममता बनर्जी अपनी 28 साल पुरानी पार्टी थी उसको वो गंवाती हुई नजर आ रही हैं। तो आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी विधायकों ने बैठक की है। खबर है कि बागियों ने 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंप दिया है और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। सियूली साहा और जावेद खान को विपक्ष का उपनेता बनाने की भी मांग की गई है। बागी विधायकों की संख्या 60 बताई जा रही है। स्पीकर को सौंपे गए पत्र पर 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं क्योंकि 2 विधायकों को निष्कासित किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव किया गया है। विधानसभा स्पीकर के कार्यालय से कहा गया है कि स्पीकर शाम तक कोई निर्णय लेंगे, लेकिन इतना तय है कि चुनाव हारने के 1 महीने के भीतर ही टीएमसी पूरी तरह से बिखर गई है।
इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर साफ किया है कि विपक्ष के नेता के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय, विपक्ष के उपनेता के तौर पर आशिमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय तथा मुख्य सचेतक के रूप में फिरहाद हकीम को मान्यता दी जाए। ऐसा ही पत्र अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ सचमुच टीएमसी के अंदर ही खेला हो गया है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा आज सबकी जुबान पर हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ दिया है। टीएमसी के टिकट पर दोनों ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हार के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को कसूरवार ठहरा दिया कि अगर पार्टी हारी है राज्य में तो उसके लिए अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया, लेकिन पहले पुष्पा झुका और अब डायमंड हार्बर को लेकर फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी जांच कर रही है। पुष्पा किस तरह से झुका आपको याद होगा, और डायमंड हार्बर यानी कि अभिषेक बनर्जी का मॉडल, और अब सीआईडी जांच कर रही है कि फर्जी दस्तखत आखिर किसने बना दिए विधायकों के। बंगाल में खुद को अजय मानने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की बात भी हम करेंगे आगे, लेकिन आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। रिप्लेस किया है, अपग्रेड किया गया है। ऑडियो बेटर है पहले से? कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है? चलो, थैंक्स। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। दूसरा, दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, उनको रिप्लेस करने का, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है। तीसरा फैसला है उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, पूरे कोस्ट में जो इसका फेज 1 आज अप्रूव हुआ है, रामेश्वर से कोणार्क से लेके पारादीप तक, यानी उड़ीसा के सदर्न टिप से लेके करीब आपके सेंटर तक आ जाएगा, पारादीप तक। फिर बिहार का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेनिंग NH31 और 231 के सेक्शंस का है ये। 5वां फैसला लिया गया है तेलंगाना में 2 बड़े हाईवे हैं जो वारंगल के साइड में हैं, उनका 4 लेनिंग का फैसला लिया गया। और 6ठा फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में खरगांव, ये अपने 2 NH347B के अपग्रेडेशन का। टोटल 39,290 करोड़ रुपीस के सारे बड़े फैसले हैं। सबसे पहला फैसला है एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपये पर लीटर एटीएफ का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपये हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे न पड़े, और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है, फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एटीएफ प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज़ 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सोल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स,
ये विन 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 फार्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया, एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में basically एक self sustaining revolving fund बनाया गया है। self sustaining revolving fund के माध्यम से ATF price for the एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा, और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल, मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफ़ी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर फ्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम, बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स।
इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की MORTH, MOHUA यानी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड, साथ ही साथ सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनेगा। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आज सभी को आग्रह किया कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करना चाहिए। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सबको देखना चाहिए, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जिनका भी इंटरेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के सिटी से रिलेटेड मैटर्स पे आता है, उन सब का इसमें रोल हो और एक कंसर्टेड एफर्ट करें जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सके। स्कीम के डिटेल्स आपके साथ मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल स्कीम के गाइडलाइंस इश्यू होंगे। शॉर्ट में इस तरह का है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा व्हीकल लोन पे और मंथली फ्यूल वाउचर्स 5 साल के लिए विया दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक्स शोरूम डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटो कंपनीज द्वारा। साथ ही साथ पुराने व्हीकल को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पे वहाँ पर उसे करना पड़ेगा स्क्रैप या फिर किसी नॉन एनकैप सिटी के अंदर बेचे और इसकी जगह नया व्हीकल परचेज करें। राज्य सरकारों को रिक्वेस्ट करेंगे 100% MV टैक्स कंसेशन, रजिस्ट्रेशन फी पर वेवर और 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी करें। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो आपके पास डिटेल में जब स्कीम का डिटेल्स मिनिस्ट्री से पब्लिश होगा वो देंगे आपको। बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इससे और करीब करीब जैसा आपने देखा ट्रक्स और बसेस मिला के करीब 2 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स का इसमें रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तीसरा, उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के मैनिफेस्टो में भी था और जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज़ जो है चाहे फिशिंग हो, चाहे पान की खेती हो, चाहे राइस की धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया और जो एक देश का बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया और कोस्टल हाईवे का ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे अलोंग रामेश्वर कोणार्क पारादीप सेक्शन, ये आगे नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। इसको कोस्टल हाईवे के अगर मैप को हम देखें तो मैं उड़िया में बोलूँगा, जो उड़िया समझते हैं वो इसका आनंद लें और जो उड़िया नहीं समझते हैं वो भी इस मीठी भाषा का आनंद लें। यदि आपण ओडिशार नक्शा देखिबे, ए ओडिशा मैप रे ऑल अलोंग द कोस्टल लाइन दीघा अच्छी वेस्ट बेंगल रे, सेठू आसिले बालेश्वर, चांदीपुर रू जोठी सबू मिसाइल गुड़िक लॉन्च हुए, सेठी तले आसिले सोरो, भद्रक, पारादीप रू कोणार्क जहाँ वर्ल्ड रो एंशिएंट सन टेम्पल अच्छी, कोणार्क तापर पुरी महाप्रभु जगन्नाथंक भूमि, सेठू आसिले चिलिका, ये चिलिका लेक अच्छी, ये चिलिका लेक उपरे रामेश्वर जगह, यानी
आजी जहाँ अप्रूव है फर्स्ट फेज अप्रूव है 160 किलोमीटर्स रामेश्वर देकी पुरी कोणार्क को कनेक्ट करी पारादीप यार सेकेंड फेज डीपीआर तैयारी चली सेटा पारादीप रु पारादीप भितरकनिका देकी भद्रक सोरोज बालेश्वर देकी दीघा that means entire coastline from north up there Digharu south asile Bhogarai ru neiki all the way to entire coastal area ko connect karibaro a project achi. This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha, and this is a very important project because this project will basically provide huge economic boost to the people living in the coastal areas. And the economic activities in the coastal areas of Odisha are multifarious, from betel nut to fishing to rice farming to Paradip port, which is a major port, very big port, to Puri and Konark, which are really significant parts of our culture and history and our devotion. And Konark has one of the oldest, one of the very famous sun temples. And Chilika Lake, I must request all of you to visit Chilika. This is one of the most beautiful places on earth. So must visit place. So this entire area will be connected by this coastal highway. This project will be 100 kmph design speed, which means a high speed road corridor, and alternate to the NH16 and NH316. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है वहाँ से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन। मैप पे अगर हम देखें इसको, पटना से जब निकलते हैं हम तो इस पूरे सीमांचल जाने के रास्ते में खगड़िया से पूर्णिया, सीमांचल में पूर्णिया आता है, इस पूरे सेक्शन में काफ़ी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है। इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट लाए और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। ये इसका डिटेल्ड मैप है। यहाँ पर गंगा जी को क्रॉस करता है ये हाईवे, औंता सिमरिया 6 लेन ब्रिज, फिर आगे खगड़िया, खगड़िया से नौगछिया इधर होते हुए पूर्णिया की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है। फिर तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिया गया है। मैप पे अगर हम देखें तो इस तरह से है। ऊपर सेंट्रल इंडिया में नागपुर से आए, नीचे तेलंगाना की तरफ जब आते हैं, मंचेरियल है, वारंगल है, विजयवाड़ा नीचे आंध्र प्रदेश में आ गया। और इधर थोड़ा सा जाए तेलंगाना के तो आरमोर और नीचे आते हुए हैदराबाद और करीमनगर और वारंगल, ये सारा एरिया, इन सब को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे का सेक्शन है, 3 सेक्शन है इसमें से, आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचेरियल और जगतियाल करीमनगर। वापस अगर नक्शे पे इसको देखें, आरमोर से जगतियाल, जगतियाल से करीमनगर और इधर आगे मंचेरियल की तरफ। ये जो रेड में दिख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, ये तीनों के तीनों सेक्शंस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है।
आरमूर से जगतियाल 2472 करोड़ रुपीस का है इन्वेस्टमेंट इसमें। जगतियाल से मंचेरियल 2731 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा और जगतियाल से करीमनगर 2395 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे तेलंगाना के अंदर कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में तेलंगाना को एक नया इकोनॉमिक हब बनाने का एक संकल्प लिया गया है। आपने देखा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी हैदराबाद एक शहर है जिसमें 3 बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स एक साथ आए और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा बेनिफिट तेलंगाना को मिल रहा है। हैदराबाद से अमरावती, अमरावती से चेन्नई वाला रूट, वैसे ही हैदराबाद से बेंगलुरु का रूट और हैदराबाद से पुणे का रूट, ये तीनों बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स तेलंगाना से होते हुए गुजरते हैं। तो तेलंगाना को सब्सटैंशियल कनेक्टिविटी का बेनिफिट मिलेगा। आज इस हाईवे के प्रोजेक्ट से भी एक सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और जिस तरह से एक इंफ्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गत दशक में बड़ा चेंज लेके आए हैं, उस चेंज से मिडिल क्लासेस हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित हो, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, स्टूडेंट्स हो या चाहे मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, हर एक चीज में बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफ़ी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खारगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन रोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवारखेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खारगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवारखेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। ये नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरियाज़ में काफ़ी गया था। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब देखने लायक भी है और लोग बहुत मीठा स्वभाव है यहाँ पे लोगों का, बहुत ही मीठा स्वभाव है। तो आप भी जरूर जाएं और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल्स है 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ हिवरखेड़ी रोशनी सेक्शन, 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ आशापुर रूडी सेक्शन और 4 लेनिंग ऑफ देशगांव जुलवानिया सेक्शन। ये जो बड़ोदरा खंडवा बैतूल का इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला परियोजना में, वो भी उसके ही ये हिस्से हैं और दूसरा खंडवा बरवानी को कनेक्टिंग सेक्शंस भी इसमें आज अप्रूव हुए। ये और डिटेल्स हैं हिवरखेड़ी से रोशनी और आशापुर से रुधी, ये है 1791 करोड़ रुपीस एंड 125 किलोमीटर लेंथ। देशगांव से जुलवानिया ये है 2624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 109 किलोमीटर्स। ये और डिटेल में है, इस मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से हिस्से इसमें जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी अगर देखें तो नीचे मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी भी इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और वेस्ट में अगर जाए तो गुजरात के साथ कनेक्टिविटी और ईस्ट में जाए तो छत्तीसगढ़ और आगे बंगाल के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट से होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एनडीए 3.0 में इंफ्रा के बहुत बड़े फैसले लिए गए जिससे देश की एक ताकत बन रही है, देश की एक फाउंडेशन मजबूत हो रही है और आने वाले
जनरेशन्स के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस इंफ्रा के डिसीजन से आती है, विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट एक आता है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि करीब 2.5 लाख करोड़ के हैं, 35 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3.5 लाख करोड़ के हैं, 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो करीब 1.5 लाख करोड़ के हैं, और एयरपोर्ट्स और उड़ान करीब 38,000 करोड़ की, पोर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग सेक्टर के लिए करीब 1.5 लाख करोड़, रोपवेज के लिए 6,500 करोड़, और हाइड्रो प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ से ज़्यादा, और इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़ 62 करोड़, 60,000 करोड़ से ज़्यादा। लो इनकम फैमिलीज़ के लिए आवास योजना 5.5 लाख करोड़, और जल जीवन मिशन 8.5 लाख करोड़, और कोल गैसिफिकेशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 37,000 करोड़। ओवरऑल 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के फैसले ऐसे लिए गए जैसे कि देश के लिए एक मजबूत आधार बने, मजबूत नींव बने, और आने वाली जनरेशन्स तक भारत जो विकसित देश, विकसित भारत बनाने का सपना है, उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स का योगदान हो। आपके क्वेश्चंस लेंगे। Thank you, sir. So start from the left front. Yes, 238. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई है, वो अभी तक जो ATF पे अंडर रिकवरी हो रही थी और मार्केटिंग कंपनियों को, क्या उसको भी कंपनसेट करेगी, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, थोड़ा ये समझना चाह रहे थे। और क्या कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कोई और भी डिसीजन लिए गए हैं जिसकी घोषणा भी नहीं हुई है? 2. Sir, Prakash Predarshi from ET Now. With the announcement of the price stabilization fund, does this mean that ATF prices will not be revised on monthly basis? 18, sorry. No. Please. Sir. 3 and then. सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सर, जो ATF का आपने डिसीजन लिया है, क्या जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, या जो प्राइस मार्केट कोटेड है उसी से उनको फ्यूल बढ़ाना होगा? दूसरा सर, जो आपने दिल्ली NCR में ओल्ड बसेस और ओल्ड ट्रक्स के लिए जो स्कीम लेकर आए हैं, क्या इसमें आपने कोई टाइमलाइन भी सेट करी है कि जो BS4 से BS6 तक आपको कन्वर्ट करना होगा या इलेक्ट्रिक पे आपको शिफ्ट होना होगा? थैंक यू। 194. So hi sir. So one question on the ATF fund. What would you be looking at some sort of a commitment from the existing domestic airlines who will sign up for it? Is there some kind of fundings that they will also have to come in with for the fund? How does this fund actually work, sir? And how do you plan to fund this fund? Where will the money come from into this fund? Thank you. 67 here. Hi, sir. Sapna here from CNBC. Similar question on the ATS stabilization fund. I mean, it said that it's a self-evolving fund, self-sustaining. So how is this going to work? I mean, 10,000 crores as of now, the West Asia crisis is still on. So how quickly would the funds be actually utilized? And this money is definitely going to go to OMCs. I mean, that's what we understand in terms of their filling the gap on the recoveries. That's one. And sir, on a different note altogether, there has been a lot of expectation that government likely today the cabinet may have considered some certain important relaxations or relief measures for FPIs in the debt market. If you could clarify something on that front, sir. A lot of expectation. Thank you, sir. Third floor, 127. Hi, sir. Tvesh from Economic Times. Sir, I have 2 questions. The first is regarding the ATF price stabilization. Will there also be a commitment from airlines to regulate the ticket prices as well if they are getting ATFs at a concessional rate? And second, sir, regarding this scheme for phasing out old trucks and buses in Delhi, how much is the per unit subsidy that has been decided? 262.
Yeah, on this scheme for phasing out of old trucks and buses, just wanted to know by when, these will be phased out. And this scheme is for how much, the time period? 22. Sir, I'm Deepak from Times of India. I have one question in English, another in Odia. So the first question about Delhi buses. The cabinet decision you said is only for Delhi, but is it only for Delhi or for entire Delhi NCR? And the amount that you were talking about, 5,041 crore, is the central allocation. How much will be like the overall size of this entire scheme? And as everyone said, will there be a 2-year to phase out all the old buses, but the benefits will continue for 5 years? Second question on sir, this Odisha जो आपण कहले coastal highway project, केते वर्ष सेटा complete हबो माने, and will it be a like PPP कि एटा पूरा government funded हबो? Last question sir, today we saw you going with Mansukh Mandavia in a EV to cabinet meeting. Nitin Gadkari went with JP Nadda ji, G Kishan Reddy, so Mr. Patil, lot of ministers went in carpooling. What was the idea? And most of you went in electric vehicles. So what was the message? Was it discussed in the cabinet? Next row, 142. Komal. नमस्कार सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, ये जो स्कीम है पुराने ट्रक्स की अगर हम बात करें तो अभी कितने होंगे दिल्ली में ऐसे जिनको स्क्रैपिंग के लिए जाने चाहिए? और क्योंकि बसेस भी जो हैं ज़्यादातर ईवी चल रही हैं, तो बसेस की भी ऐसी बसेस की संख्या भी कितनी होगी? और जो बाहर से ऐसे ट्रक और बसेस आएंगे जो पास करेंगे दिल्ली को, पॉल्यूशन उनसे भी इफेक्टेड होगा, तो उनके लिए भी लेकर के क्या कोई स्कीम है? 6 row 51. सर, ये दिल्ली में जो ओल्ड ट्रक और अपना बसेस परिचय भी दे दें। सर, मैं निशांत हूँ ANI से। जो ये फेज आउट करने का है दिल्ली और दिल्ली में ओल्ड ट्रक और बसेस को, उसी को लेकर के सवाल है कि दिल्ली में तो फेज आउट हो जाता है, लेकिन जब जो बाहर से बसेस या जो ट्रक एंट्री करते हैं उनको लेकर के क्या, क्योंकि उनमें ना तो मेंटेनेंस होता है, ना ही वो जो BS का जो दिल्ली में मेंटेन किया जाता है उसको वो पूरा कर पाते हैं, तो उनके लिए एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कुछ स्कीम लाई जाएगी क्या? Last 2 questions, 161 and then 212, 72. न्यूज़ सर, ये जो आप लोग फेज आउट कर रहे हैं, अभी एनवायरनमेंट डे होने वाला है परसों, तो उसमें दे आर सेइंग द कार्बन फुटप्रिंट व्हाट वी आर गोइंग टू create, so so the EV is going to create such disaster. So why are we not looking for other technologies? अभी हम लोग इसको EV में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो EV को हम लोग फेज आउट करेंगे। So EV लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उसका जो कितना डिजास्टर है सर, जो द कार्बन फुटप्रिंट नहीं है सर। 272. सर, महेश केजरीवाल लोकसत्ता से। मेरा सर सवाल ये है कि दिल्ली NCR में जो ट्रकों को चेंज करने की बात हुई है, तो देश में कई ऐसे हमारे पास पॉल्यूटेड सिटी है, क्या उन सिटी की पहचान की गई है? वहाँ भी ये स्कीम लागू होगी या नहीं होगी? I think so. पहले मैं बस की क्वेश्चन लूँगा। बस में आपके क्वेश्चन, सबसे पहले तो टाइमलाइन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए। स्कीम 2 साल के लिए है। दूसरा आया कि इम्प्लीमेंटेशन कितना किस चीज़ पे होगा। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली BS4 या उससे पुराने बस और ट्रक के लिए स्कीम है। BS4 और उससे पुरानी इनको रिप्लेस करेंगे BS6 या CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली ट्रक और बस से। एक क्वेश्चन आया कि क्या जो ये इस तरह के व्हीकल्स कितने हैं? इस तरह के व्हीकल्स का मैंने आपको डिटेल दिया था इसमें स्कीम में। जो एस्टिमेट है करीब 1,90,000 ट्रक्स हैं। आप यहाँ पे देखें, अगर सबसे नीचे वाला ये आइटम है, 1.9 लाख ट्रक्स है और 16,000 बसेस हैं, यानी करीब समझो मोटा मोटी अबाउट 2 लाख व्हीकल्स का इसमें कवरेज है पोटेंशियल। बाहर से आने वाली ट्रकों और बसेस का मैटर आया है।
बाहर से आने वाली ट्रक और बसेस को नेबरिंग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाएगा, उनका इम्प्रूवमेंट, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो। इसीलिए अगर आप देखें इसमें पीपीटी में भी लिखा है गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इनके साथ इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। वैसे जो 2 लाख व्हीकल्स हैं दिल्ली का, जब अब जो सर्वे किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो करीब करीब उसमें मेजॉरिटी, मैक्सिमम दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उन्हीं का ये 2 लाख नंबर है। बाहर से आने वाली बसेस और ट्रक्स जनरली या तो ईस्टर्न पेरिफेरल से या वेस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली को बाईपास करके आगे निकल जाती हैं। दिल्ली के अंदर एंटर होने वाली संख्या बहुत कम है, और ये भी बहुत स्पष्ट तौर पे आज निर्णय लिया गया कि कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा बाहर से आने वाली बसों और ट्रकों पे। उनको राज्य सरकारों के साथ मिलकर, उनके साथ सलाह मशविरा करके, क्योंकि डिसरप्शन भी नहीं होना चाहिए किसी तरह का, तो डिसरप्शन ना हो, एक स्मूथ वे में ये फेजिंग होके आए, वो ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको मेन प्रेजेंटेशन के टाइम में बताया, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इसमें लेंगे। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में हर एक डिपार्टमेंट क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, उन सबको आज प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। टोटल आउटले आपको बताया करीब 5000 करोड़ की स्कीम है, और इस स्कीम के बारे में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपके सामने, वैसे मंत्रालय की तरफ से जब स्कीम के डिटेल्स आएंगे तब आएंगे। एक शॉर्ट समरी यहाँ पे रखी हुई है आपकी। पर यूनिट सब्सिडी वगैरह सारा विषय इसमें आता है, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है ये, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे और भी कई शहरों में प्रयास चल रहा है कि पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स को रिप्लेस करें। आपने देखा कुछ समय पहले इलेक्ट्रिक बसेस का एक प्रोग्राम आया था कुछ ही महीनों पहले, तो दैट वाज फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड बसेस थ्रू आउट द कंट्री। So this is a constant effort for our government to reduce pollution load in the cities and villages. अब मैं आता हूँ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इसका काफ़ी डिटेल में आपको जब स्कीम के सारे गाइडलाइंस मिनिस्ट्री इशू करेगी उसमें आएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करता हूँ। एक तो जो पुरानी अंडर रिकवरीज हैं उसको इसमें स्कीम में कवर नहीं किया गया है। OMCs की आपने कहा था पुरानी रिकवरीज भी कवर करेंगे क्या, सो दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एयरलाइंस की, और ये मिल के तय करेंगे कितना कहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर करना है। इंटरनेशनल एयरलाइंस इसमें एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में, ये केवल इंडियन एयरलाइंस के लिए है, भारत की एयरलाइंस के लिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए MOU साइन किया जाएगा एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। और अंडर रिकवरी जब भी प्राइस हायर होगा, जितना एडवांस मिलेगा इस फंड से OMCs को, और ETF प्राइस कम हो जाएगा, तब OMCs रिकवर कर पाएंगी अंडर रिकवरीज को। इसका डिटेल आपको प्रॉपर एक मिनिस्ट्री में देंगे। इसका टिकट प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और PSF फंड्स आएंगे इसके। हु विल फंड द फंड वाला जो क्वेश्चन था इधर से लेफ्ट से, वो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड से इसकी फंडिंग की जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड्स। उड़ीसा के हाईवे का जो आपने क्वेश्चन पूछा, उड़िया में पूछा, तो उड़िया में अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है ये। 3 से ज़्यादा लगेगा क्योंकि कोस्टल एरिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और काम करने में उसमें मदद पूरी मिल रही है राज्य सरकार की। 3 साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, और इसके बाद में इसको नॉर्थ की तरफ भी आगे एक्सपैंड करना है। बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें 10,000 करोड़ का ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की बात हुई है। ATF की वैश्विक कीमतों की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसके लिए फंड की घोषणा की गई है और उसके साथ ही साथ 5,041 करोड़ रुपए से की एक स्कीम है, जिसमें पुराने ट्रक्स और बसेस को करीब 2 लाख ट्रक्स और 16,000 बसों को रिप्लेस करने के लिए की ये स्कीम है। और BS4 वाहनों को, खासतौर पर BS1 BS2 से लेकर BS4 तक के जो वाहन हैं उनको BS6 वाहनों से रिप्लेस किया जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो परियोजनाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कई मेजर परियोजनाएं हैं, जिनमें ओडिशा में कोस्टल हाईवे का निर्माण है। रामेश्वरम से कोणार्क और पारादीप तक ये हाईवे होगा। 160 किलोमीटर लंबा हाईवे है, जिससे 8301 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसके साथ ही साथ बिहार में खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन के लिए भी है, तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश में भी है। इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, हाईवेज़ हैं, जिसको लेकर के ये जानकारी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह से मोदी सरकार का फोकस रहा है, ये एक बार फिर से इन कैबिनेट के फैसलों में परिलक्षित होता है। तो मध्य प्रदेश में खरगोन से खंडवा तक की बात कही गई है। तेलंगाना में 3 अलग अलग सेक्शंस में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन बिहार में जो तकरीबन 4,000 करोड़ का 3,936 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। तो एक के बाद एक, चाहे वो रेल हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रोडवेज हों, रेलवेज हों या फिर एयरवेज हो, सबके डेवलपमेंट के लिए, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अब तक दिए जा चुके हैं और लगातार उनको बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस जानकारी के बाद हम बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की खबरों की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से टूट की कगार पर खड़ी हुई है TMC, ममता की पार्टी में बगावत। जी, भारतीय राजनीति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब परिवार के अहंकार के कारण अपने ही लोगों ने बगावत की है और नई पार्टी बनाई है। सपा में भी नेताओं ने अपने पिता से बगावत करके पार्टी को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक वैसा ही खेला कुछ ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। भतीजे अभिषेक बनर्जी के मुंह में आखिरकार ममता ने अपनी 28 साल पुरानी पार्टी को लगभग गंवा दिया है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में TMC के बागी विधायकों ने बैठक की है। खबर है कि बागियों ने 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंप दिया है और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। सियूली साहा और जावेद खान को विपक्ष का उपनेता बनाने की भी मांग की गई है। बागी विधायकों की संख्या 60 बताई जा रही है। स्पीकर को सौंपे गए पत्र पर 58 विधायकों के हस्ताक्षर है, क्योंकि 2 विधायकों को निष्कासित किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऋतव्रत बंदोपाध्याय का नाम का प्रस्ताव किया गया है। विधानसभा स्पीकर के कार्यालय से कहा गया है कि स्पीकर शाम तक कोई निर्णय लेंगे, लेकिन इतना तय है कि चुनाव हारने के 1 महीने के भीतर ही TMC पूरी तरह से बिखर गई है।
इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर साफ किया है कि विपक्ष के नेता के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय, विपक्ष के उपनेता के तौर पर आशिमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय तथा मुख्य सचेतक के रूप में फरहाद हकीम को मान्यता दी जाए। ऐसा ही पत्र अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ सचमुच टीएमसी के अंदर से ही खेला हो गया है? ये खेला होने की बात ममता बनर्जी शुरू से करती रही है, लेकिन अब ये खेला उनके साथ ही होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा आज सबकी जुबान पर चढ़े हुए हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ कर रख दिया है। टीएमसी के टिकट पर दोनों ने चुनाव जीता, लेकिन राज्य में टीएमसी के चुनाव हारने के लिए वो सीधे अभिषेक बनर्जी को कसूरवार ठहराते हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया, लेकिन पहले पुष्पा झुका और अब डायमंड हार्बर को लेकर फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी जांच कर रही है। पुष्पा कैसे झुका वो सब आपने देखा होगा, और अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर का जो मॉडल था वो भी अब पानी भर रहा है, ये आपने देखा है। सीआईडी फर्जी दस्तखत करने के मामले में जांच कर रही है। विधायकों के फर्जी दस्तखत बना दिए थे। बंगाल में खुद को अजय मानने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इतनी जल्दी बिखरने लगेगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सत्ता का अहंकार पिघला तो जो लोग डर के कारण पहले जिंदाबाद कर रहे थे, वे आज सड़क पर उतरकर मुर्दाबाद के नारे लगाने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। औरों को तो छोड़िए, 42 सांसदों और 80 विधायकों वाली पार्टी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी जब कल सड़क पर उतरी तो अधिकांश सांसद और विधायक नदारद हो गए। ऐसी बेचारगी की कल्पना ममता बनर्जी ने शायद कभी नहीं की होगी। जिन्होंने सांसद बनाया, नेता बनाया, वे आज उनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्या ममता बनर्जी ने कभी कल्पना की होगी कि उनका किला ढहते ही उनके कार्यकर्ताओं को सड़क पर आकर लोगों से कट मनी वापस करने का ऐलान करना पड़ेगा? एक हफ्ते के भीतर आए परिवर्तन ने उन्हें गरीबों का पैसा वापस करने पर मजबूर कर दिया। क्या टीएमसी के बिखरने का इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है? सत्ता के जाने के साथ ही सिंडिकेट खत्म हुआ और टीएमसी बंगाल में बेमानी हो गई। तो सबसे पहले आपको बीजेपी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष की एक बाइट सुनाते हैं, जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये हश्र होना ही था। क्या कह रहे हैं वो आइए सुनाते हैं आपको। जबरदस्त नहीं है, जबरदस्ती किए हैं, जिसे कोई पार्टी के नेता, ना एमएलए एमपी ना लीडर आए। जो लोग अभी जाने का जगह नहीं है और सारा सुविधा भोगी हैं, वही लोग आए थे। लेकिन लिस्ट देखे तो एमपी, एमएलए, काउंसिलर, चेयरमैन कितने लोग थे, उतने आ जाते तो 2-4 हज़ार हो जाते। लोग नहीं आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अभी समय नहीं आया है रास्ता में उतरने के लिए। और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। और टीएमसी नेता शोभन देव बंगाल की भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। Is that a democratic system? There is autocratic or dictatorial authority. They do that because they do not want that there should be any opposition. अब ये कौन सी बात हुई? उनकी पार्टी के ही 60 लोग बिखर रहे हैं और ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी ने तो कोई उनको शामिल भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि दे डोंट वांट ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो रहेगा भाई, इस बात को समझने की कोशिश करिए। फिर भी टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि स्पीकर ने चिट्ठी लेने से ही मना कर दिया। বিধানসভা এসেছি মাননীয় স্পিকারের কাছে এই চিঠিটি জমা দিতে। আমরা এখন রয়েছি স্পিকারের সচিবালয়ের ঘরে এবং স্পিকার সাহেব তাদের মৌখিক একটা নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো চিঠি জমা দেওয়া চলবে না। কারণ গতকাল একটা চিঠি জমা দেওয়া হয়েছে এবং যিনি সচিব বাবলুবাবু
তিনি কিন্তু খুব নিয়ম মাফিক কোঅপারেট করেছেন, একদম নিয়ম মাফিক কোঅপারেট করেছেন। তারপরে স্পিকার সাহেব বলে দিয়েছেন কোনো চিঠি নেওয়া যাবে না। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं प्रसेनजीत बख्शी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा वो भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन लोगों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रसेनजीत बख्शी के पास जाएंगे। प्रसेनजीत जी, क्या जानकारी देंगे दादा आप पश्चिम बंगाल से? इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है कि लगातार अपडेट्स की जरूरत पड़ रही है। क्या ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देंगे हमको? थोड़ी देर पहले सेक्रेटेरिएट सचिवालय में चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग रखे थे, जो हावड़ा, कोलकाता और साउथ दक्षिण 24 परगना की जो विधायक है, बाकी सारे जो लोग हैं, ये सबको बुलाया गया था। और खुशी की बात यह है कि इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग पहले ममता बनर्जी करती थी तो अपोजिशन को बुलाया नहीं जाता था, तो इसमें अपोजिशन को बुलाया गया था। और इसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट है निखिल, कि तृणमूल कांग्रेस की इस इलाका में जितने सारे विधायक है, कुणाल घोष, फिराद हाकिम, ये सब लोग पहुंच गए हैं वो सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग करने के लिए। तो मतलब अभी ये समझना जरूरी हो गया कि जो 58 लोग दस्तखत करके एक चिट्ठी बनाया है, एक रेजोल्यूशन बनाया है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को अपोजिशन लीडर मान के, उसमें बाद में धीरे धीरे कुणाल घोष जैसे लोग जोड़ेंगे या नहीं, फिराद हाकिम जैसे लोग जोड़ेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो पहला घटनाक्रम तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुणाल घोष की तरफ से एक लाइव करके या सोशल मीडिया में जो बताया गया था, कुणाल घोष की राजनीति का उनके खिलाफ ये आरोप है बाकी लोगों की कि उनके राजनीति का एक तरीका है ब्लैकमेलिंग राजनीति। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सेक्रेटरी बबलू बाबू का नाम ले लिया, तो इस तरह से बबलू बाबू को एक तरह से एक असमंजस स्थिति में डालने की कोशिश है। और ये कैसा करके कुणाल घोष नेता बने रहते हैं और नेता बन के रहे हैं। तो अब देखना ये बात है कि कुणाल घोष जिस तरह से ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के खिलाफ एक निजी आरोप लगाना शुरू कर दिया, उनकी निजी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो अब आपस में ये सारे लोग तृणमूल है, अभी भी ये सारे लोग तृणमूल है। देखना यह है कि जो ये बाकी तृणमूल है, जो 58 तृणमूल है, एक कुणाल घोष की निजी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी उनके प्रसेनजीत आपके पास वापस आएंगे। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि एक बार हम उसको करेक्ट करा के उसके बाद दोबारा आएंगे। आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बता रहे हैं, तो फिलहाल हम आपके पास दोबारा आएंगे। उससे पहले विनोद मिश्रा जी, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें एक बार। जिस तरह से हमने अभी अपनी स्टोरी देखी कि पुष्पा नहीं झुकेगा, फिर पुष्पा झुक ही गया, पुष्पा नदारद हो गया, गायब हो गया। तो उसी तरह से डायमंड हार्बर का जो मॉडल था वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। कैसे आकलन करेंगे इस पूरे घटनाक्रम का? शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1 महीना भी नहीं बीतेगा, चुनाव आज 3 ही तारीख है, 4 तारीख भी पूरा नहीं हुआ, और जिस तरह से बिखरती हुई दिख रही है टीएमसी। निखिल, मैं अगर देखूं कि इस चीज़ों को जो भारत में जो लोग हैं उनके लिए ये कोई सरप्राइजिंग घटना नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति में तख्ता पलट हम लोगों ने बहुत देखा है। अभी जब अपनी रिपोर्ट में आप चर्चा कर रहे थे कि वंशवादी पार्टियों में आप देखिए कि अखिलेश यादव तो सीधे सीधे तख्ता पलट अपने पिताजी से कर दिया जी, और उनको अध्यक्ष पद से हटा के पूरी पार्टी अपने हाथ में ले ली जी। इसी तरह से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, 2 पार्टियों का तख्ता पलट हो गया। तो ये है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा खेला होवे जो आप कहते हैं ममता बनर्जी के साथ, ये बिल्कुल खेला हो गया। ऐसी कल्पना तो शायद ममता बनर्जी की नहीं होगी। जो पुष्पा की आप बात कर रहे थे, वहीं से ये घटना भी शुरू होती है। जिस दिन पुष्पा झुका उसी दिन से टीएमसी का वो आप समझ लीजिए कि वो नाश का वो सबसे बड़ा ये था। ये जो टीएमसी के बागी विधायक हैं, इनका पहला सवाल यही है
कि अगर तुम जिस पुष्पा को लेके और जो मॉडल को लेके, हार्वर्ड मॉडल को लेके पूरे बंगाल में एक टेरर बनाए हुए थे, तो जहांगीर खान क्यों उस दिन के बाद से अपना सरेंडर किया, इसका जवाब कौन देगा? अभिषेक बनर्जी ही पूरा का पूरा अगर मेन रोल में है पूरे टीएमसी में, तो जहांगीर खान चुनाव क्यों नहीं लड़ा? यही चीज तो दोनों पूछा, और यही दोनों चीज पूछने के लिए सामने में आया, तो आप देखिए कि उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया। ये कोई कल्पना कर सकता है कि एक विधायक जो अभी बीजेपी के इस प्रचंड लहर में जीत के आया है, तो उसकी भी तो अपनी ताकत होगी, और वो विधायक ममता बनर्जी का एक, आप जो उसको बोलते हैं कि सिंघनी बंगाल की, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, पूरी 28 साल की ममता बनर्जी की मेहनत को, उनकी पार्टी को ध्वस्त कर दिया। अभी मैं टीएमसी का देख रहा था, टीएमसी के हैंडल से ट्वीट आया है कि ये डर देखिए कि ममता बनर्जी ने आज अपने पूरे टीएमसी के सारे इकाइयों को, छोटी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल जो भी है उनको सबको इमीडिएट इफेक्ट से भंग कर दिया है, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पैट्रन है। तो उसने भंग करने की घोषणा की है कि वो डरी हुई है कि ये हस्र अगर विधानसभा के अभी स्पीकर की तरफ से शाम के 4 बजे के बाद अगर इस पार्टी गुट को टीएमसी मान लिया जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष का नेता यही लोग होंगे। उसमें उनके फर्जी लेटर से, अभिषेक बनर्जी के फर्जी लेटर से वो कोई उनका बंदा वहां स्पीकर, वहां विपक्ष का नेता नहीं होगा, ये बात भी तय है। निखिल जी बिल्कुल ठीक बात है। फिलहाल ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका। और एक बात और भी बताऊं कि वो अभी हम शोभन देव जी की बाइट देख रहे थे, तो वो तो बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो कुछ एक सेक्शन ऐसा है अभी भी जो उनको लगता है कि शायद बीजेपी को हम इस पूरे फोकस को अगर ले आए कि ये बीजेपी सब करा रही वहां पर, और जो राज्य सरकार है वो करा रही है, कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर और जो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं उस पर? सबसे पहले मैं कहूंगा कि बंगाल में एक ना बंगाली में कहावत है, जतो दोष नंदो घोष, कि मेरा गलती कुछ नहीं है, जो गलती तुम्हारा है। तो अपनी गलतियों को ना देखकर दूसरे को गलतियों को देखना, ये पुरानी नीति रही है टीएमसी की। हम वो पार्टी नहीं है सर जो कीचड़ में पत्थर मार के और कीचड़ फैलाएं। हम वो पार्टी है कीचड़ को साफ करते हुए कमल खिलाते हैं, और कमल खिला के उस कीचड़ को भी सुशोभित करते हैं। तो हमारा वो ध्येय और लक्षण नहीं है। पार्टी आपकी टूट रही है, नेता आपके बिखर रहे हैं। फूल पत्तियों का जो आपने गुच्छे का सिंबल लिया था ना, आप शायद भूल गए, जब वो गुच्छा बना रहे थे तो उसमें पंक्तियां जो थी वो महत्वाकांक्षी पंक्तियां थी। वो पंक्तियां अब टूटती बिखरती निकल आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है टीएमसी में तो पतझड़ का मौसम आ गया भैया, तो यहाँ से बिखर जाओ, निखर जाओ, बिखरोगे तभी कहीं और निखरोगे। और ये कहीं ना कहीं दबी कुचली आवाज टीएमसी के अंदर थी जो अब निकल रही है। और ये दर्शाता है कि जिस तरह बंगाल चुनाव के बाद एक आजादी का उत्साह मनाया हो, एक अलग रंगोत्सव देखने को मिला हो, उसी प्रकार अब टीएमसी के अंदर भी एक अलग आजादी की मांग उठ रही है। दबे कुचले विधायक की मांग जो थे वो अपनी आवाज अब उठाना शुरू कर रहे हैं। दबे कुचले विधायकों की मांग तो ठीक है, लेकिन सर एक सेक्शन में यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए टीएमसी में जो दो फाड़ हुआ है, जाहिर तौर पर वो स्वतः स्फूर्त है, बहुत सारे लोग उसमें नाराज हैं, लेकिन बीजेपी भी उसमें आग डालने की कोशिश कर रही है, घी डालने की कोशिश कर रही है। क्या, कहां तक सच्चाई है इसमें? सर, बीजेपी आग और घी नहीं डालती, बीजेपी बर्नौल जरूर लगाती है। और जिन लोगों को जल रही है उनको बर्नौल चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा, वो जरूर हम करेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं भैया, हमको काहे को जरूरत है? हम बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीते हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी टीएमसी वाला अगर भाजपा की ओर बड़ी निगाहों से देखने का प्रयास कर रहा हो तो हमारे दरवाजे अभी फिलहाल पूर्ण रूप से बंद हैं। हम बिल्कुल स्क्रूटनी करेंगे, तभी किसी को अपने अंदर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता का माहौल टीएमसी के अगेंस्ट था, उस आतंक के अगेंस्ट था, उस गलत नीतियों के अगेंस्ट था। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। ममता बनर्जी अपनी कर्मों की फल को भुगत रही है, क्योंकि जब लोगों को आप दबाएंगी, जब लोगों को आप तरसाएंगी, तो परिणाम तो ऐसा ही आएगा ना। तो अपना झेलिए, हमें मत कुछ बोलिए। बंगाल का बहुत विकास करना है, पीछे ठेल दिया था 50 साल तक, पटरी पे लाना है, हमें काम करना है। सब फालतू की चीजों में हमें नहीं पड़ना। ठीक है। प्रसेनजीत बख्शी,
ये कह रहे हैं कि भाई फालतू की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो पूरा एक सियासी ड्रामा जिसको आप कह सकते हैं, या ये कहें कि ये अवश्यंभावी था, जैसे भी जो भी लोग जिस तरह से इसको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से ये पूरा ओवरऑल पंजाब की पश्चिम बंगाल की सियासत पर इसका असर होने जा रहा है? क्या ये ममता बनर्जी के ये समझा जाए कि अब ये उनकी आखिरी पारी थी पिछली? देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दादा को एक सवाल और पूछूं। ठीक है दादा मैं आपसे एक सवाल और मिश्रा जी पूछना चाह रहे हैं आपसे। दादा मैं निखिल से इजाजत लेके आपको एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि दादा ये सियानी घोष कहाँ गई? महुआ मोइत्रा, हाँ, वो बहुत सारे कैरेक्टर दरअसल, सियानी घोष, महुआ मोइत्रा, ये जो पूरे सोशल मीडिया के वायरल करने वाले जो टीएमसी के दादा एमपी सब थे, लग रहा था कि पूरे बंगाल में ये लोग ममता बनर्जी की आंधी ला रही है। तो वो लोग कहाँ थे? कल हम लोग एक्चुअली वो सारे विजुअल्स जो चला रहे थे तो उसमें उस विजुअल को रोक रोक के देख रहे थे कि कौन कौन एमपी हैं। तो सारे एमपी नदारत थे, सारे एमएलए नदारत थे। आखिर ये चमत्कार दादा क्या हुआ बंगाल में कि महुआ मोइत्रा जैसे एमपी, ठीक है सर, सागरिका घोष जैसी एमपी, ये गई कहाँ दादा? ये अचानक क्या हुआ? ये कहानी बताइए लोगों को। मैं बता रहा हूँ। दो पहले तो ये बता दे कि ममता बनर्जी के सामने अब एक ही रास्ता खुला है। उनको चयन करना है कि उनको तृणमूल कांग्रेस बचाना है या अपने भतीजे को बचाना है। अगर भतीजे को बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से गए, और अगर तृणमूल कांग्रेस को बचाना है तो भतीजे को उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये एकदम मैं सीधी तरह से बता रहा हूं। और ये जो भतीजे वाला किस्सा है, ये आपने जो सवाल पूछ रहे थे उसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है कि अगर जब तक भतीजे को आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो ये, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो सागरिका घोष हो, चाहे वो शताब्दी राय हो, चाहे वो कोई भी हो, जून मालिया हो, चाहे रचना बनर्जी हो, ये जो जितने सारे चरित्र है, ये सारे चरित्रों को अभी लगने लगा है कि अगर हमारे छोटे सदन में जो विधायक है वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इंतजार कीजिए। 29 लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलकर। आप थोड़ा सा दिल्ली में नजर रखिए कि आने वाले 2-3-4 दिनों में ये जो 29 लोग एमपी है, नहीं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जोड़ रहे हैं विनोद जी, उनको जारी रखने दीजिए। राज्यसभा और लोकसभा जोड़ के, जोड़ के जो 29 लोग हैं, इसमें कहां दरार है, क्या दरार है, ये शायद आने वाले 3-4 दिनों में आपको दिल्ली में पता चल जाएगा। ये जो डेरेक ओब्रायन जो नरेंद्र बोल के अपना सोशल मीडिया में डले थे, अमित बोल के सोशल मीडिया में डले थे, वो बचा हुआ है। वो कल चिट्ठी लेके आए थे कुणाल घोष के साथ, जो चिट्ठी के बारे में कुणाल घोष अपने सोशल मीडिया में बता रहे थे, क्योंकि डेरेक ओब्रायन को शायद जाने का जगह नहीं है। तो अभी बाकी जो लोग हैं वो अपने जो छोटे सदन की, ये पीछे मेरा जो असेंबली हाउस है, इस असेंबली हाउस का जो विधायक है, इनका जो कारतूत देख लिए है, इसके बाद बाकी सब लोगों को साहस मिल गया है और इसका नतीजा आपको दिल्ली में आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक बात है। बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि ऋषभ तिवारी और विनोद मिश्रा आपसे कि इसका आपको लगता है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट, क्योंकि एक अब आप देख रहे हैं कि अब फिर से 2026 भी जो है वो कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट जो यहाँ का है, इसको विनोद जी आप देख रहे हैं कि जो पूरी नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर पड़ने जा रहा है? बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट ही है कि ममता बनर्जी का जब कल का जो ये धरना था वो फ्लॉप शो हुआ है, तो वो एक तरह से जो इंडिया गठबंधन में का जो 6-7 तारीख को मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उनको भी एक तरह से ये पता चल गया होगा कि एक ग्राउंड कनेक्ट क्या होता है। जिस बात को ये इंडिया गठबंधन कहते हैं, उस इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी के आज सारे विधायक गायब हैं, तो फिर ममता बनर्जी काहे को बंगाल की शेरनी? तो सवाल ये है कि बंगाल के अब वो जब दिल्ली में आएंगी और वो कह रही हैं कि हम दिल्ली में एक बड़ा एक रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, तो अब इंडिया गठबंधन के नेता को ऐसा, आप जब कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और आने वाला यूपी के इलेक्शन में आप देखिए कि बंगाल ने एक मैसेज दे दिया है, बंगाल में एक मैसेज दे दिया है, और मैसेज वो है कि लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे जो फाल्ता इलेक्शन का जो बूथ री इलेक्शन हुआ था, जिसमें कितना शानदार तरीके से लोगों ने बता दिया नो तुष्टीकरण,
कोई अपीजमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तुम अपीजमेंट करोगे तो यहां वो लोग भी अपीजमेंट में खड़े होंगे। और ये बात आज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी इलेक्शन में अगर किसी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा तो बंगाल का होगा। ठीक है ऋषभ तिवारी, आपके लिए रोड अहेड इस सारी सियासत को देखते हुए कैसे आप लोग किसी गुट को कम से कम मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? ना पूछो क्या करना है, पूछो जरा हाल उनका जिन्होंने सदियों से कांटों की खेती की हो। मैं ये पूछ रहा हूं, आप कल्याण बनर्जी जी से जरूर पूछिए कि कितने विधायक बचेंगे, कितने एमपी बचेंगे। तो भाई साहब कितने दिन टीएमसी बचेगी, जरा ये कल्याण बनर्जी जी से जरूर पूछना चाहिए। मिमिक्री जो उन्होंने सदन में बैठकर सदन का किया था गरिमा को गिराने का, आज अपनी पार्टी बच नहीं रही अपनी नीतियों के कारण। सवाल वो टीएमसी हम पे दाग रही है। साहब मैं तो धन्यवाद करता हूं मीडिया का, कम से कम मीडिया को तो नहीं बोल रही मीडिया जिम्मेदार है टीएमसी के बिखराव की, तो थोड़ा आपको भी चिंता करना होगा। नहीं, जो जब राजनीतिक बहस होती थी जैसे आज हो रही है। निखिल मैं दो बात कहना चाहूंगा। ठीक, जल्दी से जी दादा, जल्दी से। जल्दी निखिल, मैं तुरंत ये बता दूं कि 1984 से 2026 तक ममता बनर्जी किसी ना किसी सहारे अपना राजनीति चलाया, कभी कांग्रेस की सहारे, कभी बीजेपी की सहारे, कभी पुलिस और प्रशासन की सहारे और कभी मीडिया की सहारे। ये पहली बार हुआ कि ममता बनर्जी को खुद चयन करना है कि वो अपना राजनीति कर पाती है कि नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी ये थोड़ा सा ये इतिहास को समझना चाहिए। हम वैसे बिना मतलब ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर बना दिया था, लेकिन हमने बनाया था, मीडिया ने। वो स्ट्रीट फाइटर थी नहीं। अगर है तो अब अभी उनको ये साबित करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोगों ने, बाकी जो इंडी जोट के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो इंतजार में थे कि बंगाल में ममता बनर्जी का प्रचंड जीत और दिल्ली में नरेंद्र मोदी का उत्पाटन। ये जो खेल बंद हो गया, अभी ये देखना है कि जो इंडी गठबंधन है उनका 6-7 तारीख का मीटिंग होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो उसका एजेंडा क्या है। ठीक बात है, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप सभी लोगों का। ऋषभ तिवारी आपका, विनोद मिश्रा आपका, प्रसेनजीत बख्शी आपका हमारे साथ छोटे के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत बदली है ना, तो उत्तर प्रदेश में उस पर क्या कुछ असर पड़ा है, क्या कुछ पक रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। ब्रेक के बाद 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सपा कांग्रेस के रिश्तों पर जहां सवाल उठ रहे हैं। इंडी गठबंधन की अहम बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, यानी सभी 403 सीटों पर। इमरान का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास का भी ध्यान आखिर रखना होता है। दरअसल इमरान सपा मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें अखिलेश यादव सीट नहीं जीत जरूरी की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन की असली कसौटी सीटों की संख्या नहीं बल्कि भाजपा को हराने की क्षमता होनी चाहिए। सपा प्रमुख का दावा है कि उनकी पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपना संगठन और बूथ नेटवर्क मजबूत कर लिया है, जिससे किसी भी सहयोगी दल को चुनावी लाभ मिल सकता है। इमरान मसूद का ताजा बयान दरअसल सपा की विजय पहले सीट बाद में वाली रणनीति पर सवाल खड़ी करती है। और यहां से आपको ले चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर सीएम
पद की शपथ ले रहे हैं, नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಪದವಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾತ್ಯ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. तो डी.के. शिवकुमार अब विधिवत मुख्यमंत्री बन गए हैं, नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के। ये दृश्य आपने देखे, शपथ ग्रहण हुआ और उन्होंने दस्तखत किए, नए मुख्यमंत्री बन गए। एक बार वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश की खबर की बात करते हैं। जिस तरह से इमरान मसूद का स्टेटमेंट आया था, उससे बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और उस बीच में ये भी मैं जोड़ दूं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपने उसी पुराने अंदाज में लगातार एक के बाद एक बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मच्छर और माफिया बचने नहीं आएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था जिसके बाद से ये सारा जिसको कहते हैं कि सीटों का गुणा गणित शुरू हुआ, क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। इस बार 403 में उनकी 420 हम लोग नहीं चलने देंगे। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उन्होंने माफिया राज और मच्छरों को यूपी से खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि मच्छर बीमारियां लाते हैं और माफिया बेरोजगारी लाते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों का इलाज कर दिया है।
अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। बाबा का अपना अंदाज़े बया है। बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको लोग बाबा कहते हैं उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस अपने लोगों की महत्वाकांक्षा को कब तक दबाएगी। क्या करेंगे हम जीत के? हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे? आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। ये जो बात है ये समझ से बाहर बात है। जब आप गठबंधन के अंदर की बात कर रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सब लोग, हमारा दल है, हमारे लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हम अपने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को कब तक दबाएंगे? और आपको सीधा ले चलेंगे हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को लगातार वो टटोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब जिसको कहते हैं कि इलेक्शन ईयर आ गया है विकास, तो ये सारी खबरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, और ख़ास तौर पर एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी से चुनाव जीतने के से ज़्यादा किस तरह से गठबंधन बन जाए और वो मिलकर चुनाव लड़े, ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है चुनाव में जाने से पहले ही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब 7 महीने ही बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे में इस तरीके की कोई समझौता ना होना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है निखिल, हम सब देखते हैं चुनाव कोई 1-2 दिन में घोषणा हो जाए और लड़के कोई प्रत्याशी जीत जाए, ये होता नहीं है। पूरी पार्टी जमीन पर काम करती है। और सबसे बड़ी बात है 403 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे लचर प्रदर्शन रहा था, मात्र 2 सीटें पाई थी। हालांकि हमने देखा कि 6 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी गठबंधन पर, लेकिन अगर उन 6 सीटों की हम बात करते हैं तो उन 6 सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता हो। ऐसे में रायबरेली अमेठी की भी बात करना जरूरी होगा, क्योंकि वहां पर 10 सीटें हैं और 10 में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतती है। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां पर समाजवादी पार्टी जमीन देगी? इसके साथ साथ जो अन्य सीटें हैं, इमरान मसूद हो, तनुज पुनिया हो या पूरी प्रदेश कांग्रेस हो, मन में यही है कि किसी भी पार्टी में कोई नेता क्यों तैयारी करे, क्यों जमीन पे काम करे? क्या वो झंडा लेकर जाएगा कांग्रेस का या सपा का झंडा उठाएगा? पूरी पार्टी में यही असमंजस है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक निराशा रहती है। पार्टी के विस्तार की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो दावा कर रहे हैं उनका 403 सीटों पर संगठन है। क्या ये दावा कांग्रेस कर सकती है? ऐसे में किस तरीके, कितना झुकाएंगे अखिलेश यादव कांग्रेस को? क्या कांग्रेस झुकने को तैयार रहेगी? जरूरी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें पाएं, लेकिन पार्टी की जो हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में, उसके सहारे कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी, कैसे बढ़ेगा मनोबल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और ये अंतरकलह देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जहां पर कांग्रेस को एक भी सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दी थी और समाज पार्टी लड़ी थी, जिनमें से समाज पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, मात्र एक सीट जीती थी 10 सीटों में। तो यही हाल होता है और यही अंतरकलह के कारण कहीं ना कहीं पब्लिक भी असमंजस में रहती है। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों को आज तक ये नहीं पता है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। तो बिल्कुल दुविधा में है उत्तर प्रदेश में विपक्ष। और आगे किस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें इंडिया गठबंधन की कही जाती हैं, वो सब बातें सिर्फ बातों की ही हैं। कार्यकर्ता या प्रदेश के पदाधिकारियों को कोई मतलब नहीं है इनसे, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको करना क्या है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 24/7 काम करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि विकास के लिए, लोगों का विकास करना जरूरी है, तो समाज को स्थापित करने के लिए, समाज में समरसता के लिए कानून व्यवस्था ठीक करना जरूरी है। तमाम सारे ऐसे लोग थे जो लोग बातों से नहीं माने तो वो गोली से उनको समझाया गया। यहाँ पर मच्छर और माफिया दोनों का अंत किया गया। जो समाज को तंग करेगा उसको समाज के अवरोध नहीं बनने दिया जाएगा। निखिल, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास।
और अगली खबर हमारी पंजाब से। चुनाव से पहले एक और लाडली योजना, रंगला पंजाब बनाने के वादे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली मॉडल की तमाम फ्रीबी योजनाओं को पंजाब में शुरू करने का अज़्म दोहराया था, लेकिन पैसे की तंगी बीच में आ गई। लेकिन ठीक चुनाव से पहले मान सरकार ने याद दिलाया कि उन्होंने अपना वादा वो नहीं भूले हैं। पंजाब में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत 52 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की वार्षिक सहायता आर्थिक सहायता मिलेगी। दरअसल हर महीने मिलेगी और दलित महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि 35 लाख लाभार्थियों के लिए कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने इसे लागू करने के लिए 9300 करोड़ रुपए का इंतजाम भी किया है। मान सरकार का दावा है कि 97% महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, आयकरदाता और मौजूदा और पूर्व विधायक और सांसद इसके दायरे से बाहर रहेंगी। इस तरह कई राइडर भी लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव जीतने का फॉर्मूला बनी ये लाडली योजना राज्यों में काफी लोकप्रिय हो रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि कर्ज के बोझ से जूझते पंजाब में इसका भार क्या टैक्स पेयर पर नहीं पड़ेगा, या फिर किसी न किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पैसा शिफ्ट कराकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रभावित नहीं होंगे? क्या गर्मियों के दिनों में बिजली की खपत और लोड शेडिंग से ये योजना निजात दिला पाएगी? देश में सबसे ज्यादा डेफिसिट में पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गुरमीत सिंह जालंधर से जुड़े हैं। गुरमीत, किस तरह से इस इलेक्शन से ठीक पहले, अगर देखा जाए इलेक्शन ईयर में, ये लेकर के आए हैं, कैसे इसको पॉलिटिकल सर्कल्स में देखा जा रहा है और क्या कुछ कह रही है राज्य की जनता, खासतौर पर महिलाएं? देखिए निखिल, ये जो है बेसिकली 1000 रुपए महिलाओं को जो मिलने हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद एक चीज साफ हो गई है कि ये जुलाई से मिलेंगे। मगर ये साफ नहीं किया है ये कब मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एरियर मिलेगा, मगर कब से मिलना शुरू होगा इसके बारे में कोई सीधा स्टेटमेंट नहीं है। अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चाएं थी 1 साल पहले भी, जब मुख्यमंत्री द्वारा, उनकी सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, जल्द दिए जाएंगे। पॉलिटिकल सर्कल में यह चर्चा थी कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट पंजाब में लगेगा, उससे ठीक कुछ समय पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले ही ये पैसे लोगों के खाते में डाले जाएंगे। अब इसमें जो इक्वेशन ये बन रही है कि यदि मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में पंजाब सरकार ये महिलाओं को पैसे देना शुरू करती है, तो इसमें 5 महीने का एरियर जुड़ गया, यानी कि 5000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि सीधे एक मुश्त राशि अगर महिलाओं के खाते में जाएगी तो ये कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा सकती है। अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यह कहना है कि 5 साल का एरियर मिलना चाहिए, ये जुलाई से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। 2022 में जब आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी तब से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा इसका एंगल यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार इसमें क्रेडिट लेना चाहती है कि 1000 रुपए हम दे रहे हैं, जबकि साथ का पड़ोसी राज्य हरियाणा, मुख्यमंत्री हैं वहां के नायब सिंह सैनी, और कई बार कह चुके हैं, बल्कि लागू करने से पहले कह चुके हैं कि हमारी सरकार ने तो ये लागू भी कर दिया है, 2100 रुपए ऑलरेडी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा और भी कई राज्यों में ये योजना चल रही है। मगर यहां पर जो सबसे बड़ी इंप्लीकेशन है वो है बजट की इंप्लीकेशन, कि आप इतना पैसा लाएंगे कहां से, और जब राज्य का जो है फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इतना बड़ा प्रोविजन कहां से किया जाएगा। अब अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर बात की जाए तो बजट जो है फिलहाल राज्य का वो 2,60,000 करोड़ के आसपास का है, और ये जो बजट है, जो इसमें फिस्कल डेफिसिट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 9300 करोड़ रुपए 2026-27 के बजट में रखे गए थे इस योजना को लागू करने के लिए, जो कि पूरे बजट का 3.6% है। अब अगर वित्तीय घाटा देखा जाए पंजाब का, तो 2011-12 में ये 84,000 करोड़ था, और 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो 2,63,000 करोड़ रुपए था, और अब यह बढ़कर इस बार के बजट में मात्र 4 सालों में 4,48,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर इस तरह की योजनाएं लागू होती रहेंगी तो बिल्कुल, तो शॉर्टकट की योजनाओं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये बात बार बार कही जा रही है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और कई बार पॉलिटिकल सर्कल्स में इस बात को सामने लाया गया है कि इस तरह की शॉर्टकट योजनाओं से शॉर्ट सर्किट भी सियासत में हो जाता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए गुरमीत। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।